हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो आपका पेपर 1 है यूजीसी नेट के, उसके पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही एक तरह से अच्छे कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस है। और इन क्वेश्चन से हम मान लो एक क्वेश्चन से 2-3 कंसेप्ट्स को कम से कम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स आपको समझने आएंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नई चीज़ें भी मेरे हिसाब से आपको सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके चित्त को शांत करके सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप इस पेपर के लिए जो आप दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, इसके लिए अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का, तो ओनली 599 यानी कि 599 रुपए में आप कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स जो रिकॉर्डेड होगा, एकदम बिल्कुल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो क्रैश कोर्स आप रिवाइज कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। और इसको कैसे ज्वाइन करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये ऑफर है वो 7 नवंबर तक है फ्रेंड्स। और फर्स्ट ये मान लो 200 स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये है 599 में। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 500 से 700 क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझना है, इनकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, क्रैश कोर्स की भी पीडीएफ रहेगी और वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे अभ्यास बैच भी ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो 45% ऑफ उसमें है। लगभग 500 से 700 क्वेश्चन है, वो 935 में है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एक कॉम्बो ले लें जिसमें आपको थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, थ्योरी का भी आप पोर्शन अच्छे से कर लो क्रैश कोर्स में, और आप पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लो, तो ये 50% ऑफ के साथ 1349 यानी कि 1349 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। जन के लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, आप वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में अपनी ऐप है SWMG के नाम से, ठीक है ना, SWMG। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको आप जैसे अपनी वेबसाइट पे जाके अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो, पीसी पे भी देख सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना ये पहला क्वेश्चन है और आराम से शांति से सोच समझ के इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। जब मैं आपको बोल रहा हूं तो उसको क्वेश्चन को एक बार आप पॉज करके अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि मेरा आंसर ये आया था और ये गलत था या ठीक, आप मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसे करिए, जब पता लगेगा कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द मीडिया, ठीक है, टू द ओपिनियन लीडर्स एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस, द प्रोसेस इज नोन एज। क्या कह रहा है, यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रेरणा तक और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण तक होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि आपने कोई इंफॉर्मेशन दी और इंफॉर्मेशन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, पहले मीडिया से किसके पास जा रहा है, ओपिनियन लीडर्स के पास जा रहा है, जो एक तरह से वैचारिक जो लीडर्स हैं उनके पास जा रहा है, और उसके बाद उस टारगेट ऑडियंस के पास जा रहा है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे। तो आप ये देखो, ये जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहले आप मीडिया से कहां, ओपिनियन लीडर के पास, फिर टारगेट ऑडियंस के पास जा रही है। तो इट मींस यहां पे कौन सा फ्लो हो रहा है, 2 स्टेप फ्लो हो रहा है, द्विव चरण प्रवाह हो रहा है। क्योंकि यहां पे 2 स्टेप में क्लियर हो रहा है ना, पहले आप कहां से कहां जा रहा है, मीडिया से ओपिनियन लीडर के पास जा रहा है और फिर टारगेट ऑडियंस के पास जा रहा है। तो ये क्या है, 2 स्टेप फ्लो हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और मल्टी स्टेप में कई सारे हो जाएगा, कई लोगों के पास बहुचरण प्रवाह हो जाएगा, मल्टी में हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप में एक एक स्टेप हो जाएगा, ठीक है, ये नाम ही बता रहा है। और 1 स्टेप में सिर्फ 1 स्टेप में चला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 स्टेप फ्लो, द्विचरण क्रम। तो इसका ये कंसेप्ट है, ये भी हमने लिख दिया है कि 2 स्टेप का कंसेप्ट क्या है बेसिकली। तो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ द 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मास मीडिया टू देयर ऑडियंस इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स का इन्वॉल्व होता है। फ्रॉम द मीडिया टू स्ट्रेन इंडिविजुअल, पहले मीडिया से स्ट्रेन इंडिविजुअल यानी कि ओपिनियन लीडर के पास गया, उसके बाद वो पब्लिक के पास गया। तो ये क्या हो गया, 2 चरण का प्रवाह हो गया, इसलिए इसका चला जाता है ये। तो ये कंसेप्ट आपने सीखा इस क्वेश्चन से, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं
और आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट के बारे में क्या ठीक है, दोनों ठीक है या एक ठीक है या दोनों गलत है, इस बात को देखिए। पहला कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ साइंस एंड सिंबल्स ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन में अफेक्ट प्लूरलिटी ऑफ ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट। कह रहा है कि विविध संप्रेषण के संकेतों और प्रतीकों का केंद्रीकृत नियंत्रण। यहाँ पे देखो ये जो थोड़ी सी भाषा है हिंदी में, थोड़ा सा भाषा ऐसी रहेगी क्योंकि शुद्ध शब्दों का यूज है तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगी ये, ठीक है। इसी तरह की भाषा का यूज एग्जाम में किया जाता है, ठीक है। केंद्रीकृत नियंत्रण इंटरनेट पर अभिमतों की बहुलता को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, बेसिकली ये कह रहा है सेंट्रलाइज कंट्रोल अगर हो जाएगा साइन और सिंबल्स के अंदर, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन आपका जो बहुलता होगी, कम्युनिकेशन की जो आपके विचारों की बहुलता होगी वो कहीं ना कहीं आपकी क्या होने प्रभावित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि जब आपको कोई कंट्रोल कर रहा है आपके साइन और सिंबल्स वगैरह की सारी चीजों को कि ऐसे करना है, ये करना है, तो जो आपकी बहुलता है, प्लूरलिटी है कम्युनिकेशन की, है ना, जो भी हमारे ओपिनियन की, वो क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, कंट्रोल से तो प्रभावित होगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है The global corporate owner of internet companies aim only at profit, not the existence of pluralism। यानी कि ये कह रहा है कि आजकल अगर आप देखो कि इंटरनेट जो कंपनियों की जो वैश्विक जो कॉरपोरेट मालिक हैं, जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, उनका उद्देश्य बेसिकली ये रह गया है कि हम लाभ कमाएं, न कि इसकी बहुलता आधारित यानी कि प्लूरिवर्स का अस्तित्व बनाए रखें। ये भी बात कहीं ना कहीं सच तो है ही कि कॉरपोरेट ओनर ऑफ इंटरनेट कंपनीज एम ओनली एट द प्रॉफिट, है ना, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। तो दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की सुनिए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ ऑडियंस फॉर एनालॉग मीडिया। यानी कि एनालॉग मीडिया के श्रोतागण के मामले में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, वे क्या चीज हैं। जब हम मीडिया की बात करते हैं, है ना, जैसे डिजिटल मीडिया, एनालॉग मीडिया बात करते हैं, तो मीडिया के में कौन सी चीजें ठीक लग रही है आपको श्रोतागण के मामले में, यानी कि ऑडियंस के मामले में कौन सी बात ठीक लग रही है जब कोई मीडिया से कम्युनिकेशन हो रहा है बेसिकली। तो पहला कह रहा है पर्सनली एड्रेसेबल, व्यक्तिगत रूप से संबोधनीय। जब आप मीडिया के माध्यम से कोई चीज ऑडियंस तक पहुंचती है तो क्या वो पर्सनली एड्रेस होती है कि आप सुनिए इस बात को, वो तो सबके लिए होती है। तो ये तो नहीं हो सकता, पर्सनली एड्रेस तो नहीं हो सकता कि सिर्फ किसी को पर्सनली एड्रेस थोड़ी कर रहे हैं, वो तो एक मीडिया है। मीडिया है तो आपको पता है मास कम्युनिकेशन की बात है, सब लोग सुन सकते हैं। एक्टिव कंपेनर्स, सक्रिय अभियानकर्ता नहीं, ये एक्टिव कंपेनर्स तो सिर्फ इसी में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि एक्टिव कंपेनर्स की बात करेगा ये, क्योंकि वहाँ पे तो हो सकता है कि किसी तरह से वो जो सुनने वाला है वो किस तरह का है। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, लार्ज, ये तो बहुत सही बात है क्योंकि मीडिया है, मास कम्युनिकेशन की बात है तो लार्ज ऑडियंस तक जाएगा। पहली बात तो ये है। हिट्रोजेनस भी सही बात है कि विषम होगा, जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे हो, है ना, सबके लिए जा रहा है वो। और एनोनिमस, एनाम, यानी कि किसी के भी पास जा रही है ना, मास सबके पास जा रही है, मास कम्युनिकेशन है। तो ये तीनों जो चीज है वो बिल्कुल एनालॉग मीडिया से बात कर रही है कि मतलब रिलेट कर रही है। ये श्रोतागण के मामले में, ऑडियंस के मामले में बिल्कुल ठीक है। ये ऑडियंस के मामले में बात कर रहा है। अगर एक्टिव कंपेनर की बात होगी तो एक तरह से जो कंपेन कर रहा है वहां पे बात होगी ना, ये सिर्फ हम ऑडियंस के लेवल की बात कर रहे हैं, जो श्रोतागण है उसके ये बात कर रहे हैं। हो सकता है वो पैसिव भी हो, किसी तरह का भी हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी, डी और ई चला गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, मतलब ऑडियंस के लेवल पे बात कर रहा है तो बड़ी संख्या में जाएगा। ऑडियंस तरह तरह की ऑडियंस होगी, कोई एक जैसी थोड़ी होगी, और तरह तरह की है तो विषम होगी, हेट्रोजेनस होगी। और एनोनिमस मतलब किसी की तरफ जाएगी, कोई ये थोड़ी है पर्सनली आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चला गया सी, डी, ई। तो इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो बहुत बढ़िया। ये मैंने नोट लगा के एक रख भी दिया, इसको नोट की तरह संभाल लो। क्या कह रहा है, मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, हिट्रोजेनस ऑडियंस, स्कैटर्ड ऑडियंस एंड एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। तो इन शब्दों का भी आपको नेक्स्ट कहीं क्वेश्चन आए तो हो सकता है अलग शब्दों का यूज। क्या है, मास मीडिया संचार में बड़ी संख्या में दर्शक होंगे, आपको पता है विविध अलग अलग तरह के दर्शक होंगे, है ना, हेट्रोजेनस होंगे, स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए, एनोनिमस टाइप कोई भी कहीं भी, ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष जो प्रतिक्रिया है उसका अभाव होता है, डायरेक्ट जो फीडबैक है उसका अभाव होता है। तो इसलिए ये समझ में आ गई होगी बात, इसलिए वो आंसर गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखिए।
ये कह रहा है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स आर, कह रहा है संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां क्या है। बेसिकली जो भी सिंबल्स हैं, है ना, जो भी साइन है, लैंग्वेज की सिंबल्स है, वो कम्युनिकेटर में क्या है, मतलब कैसे वो एक तरह से हम उसके पीछे कहने का मतलब वो कौन सी चीज उसको ज्यादा प्रभावित करती है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड अदर सिंबल सिस्टम्स आर, कहाँ से डेवलप हुए हैं वो, तो इनएक्टिव टूल्स, निष्क्रिय उपकरण तो नहीं हो सकता, इकोनॉमिक टारगेट्स, सोशल टारगेट्स और कल्चरल फैंटासिक्स, यानी कि सांस्कृतिक रवैया कल्पना। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है कि हम बात करते हैं ना, जो सिंबल्स वगैरह होते हैं जो भी कम्युनिकेशन में, वो कहाँ से आ रहे हैं, लैंग्वेज वगैरह के, सोसाइटी से आते हैं, है ना। हर कई जगह किन्हीं सिंबल को कोई मतलब होता है, यानी कि सोशल नॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, सोशल टारगेट्स हो गए, यानी कि सामाजिक उत्पाद की बात होगी, सोशल टारगेट की बात होगी, ठीक है, सामाजिक लक्ष्य की बात हो गई, ये याद रखना, है ना। ये तो समझते हो ना सिंबल्स वगैरह के बारे में कि सोशल टारगेट्स मेनली रहता है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस, नकारात्मक संप्रेषक, यानी कि जो नेगेटिवली कम्युनिकेट करते हैं सामान्यतः क्या व्यक्त करते हैं, जो नेगेटिव ही कम्युनिकेट करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, नकारात्मक कम्युनिकेट करते रहते हैं, बच के रहो इनसे। सर बच नहीं सकते, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। सबसे पहले है वर्बल सॉफ्टनेस, शाब्दिक माधुर्य। जो नेगेटिव कम्युनिकेटर होगा उसमें सॉफ्टनेस तो कहाँ होगी, रहने दो। ऑप्टिमिज्म तो वो होंगे ही नहीं। आशावादी कहाँ होंगे, अगर कोई आशावादी है तो वो नेगेटिव थोड़ी है, वो तो पॉजिटिव है वो। हाँ, पेसिमिज्म तो होंगे, निराशावाद होंगे, नेगेटिव शब्द है वो। रेसेंटमेंट का मतलब होता है, अमर्स का मतलब होता है जो क्रोध वगैरह इस तरह की चीजें करता है, नेगेटिव शब्द है, ये भी आ जाएगा। और डिस्ट्रस्ट, अविश्वास तो बिल्कुल होगा, नेगेटिव कम्युनिकेटर इसीलिए है वो। तो नेगेटिव शब्दों को ही चूज करना था क्योंकि पूछा ही नेगेटिव कम्युनिकेटर के बारे में है। सी, डी और ई, तो सी, डी और ई, ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा आपके जीवन में भी एक आधा तो होगा ही होगा ना। हाँ सर, सबके जीवन में होता है ना, जो आपको इस तरह से करेगा। इन लोगों से आप ना बच पाओ तो इग्नोर कर दिया करो, है ना। हर एक के जीवन में होता तो होगा ही ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जैसे हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ऑक्टल करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो ये ऑक्टल से क्वेश्चन है ना। तो ये 8 है ना, तो यहाँ पे बाइनरी और ये पहला 2 स्टेटमेंट है, कह रहा है अगर बाइनरी को ऑक्टेल में बदलेंगे तो ये नंबर आएगा क्या, ये पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी को ऑक्टल में बदलते कैसे हैं, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो जो बाइनरी नंबर दिया, आराम से समझना। आपको एक बात याद रखनी है, जब ऑक्टेल को सॉल्व करें तो 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है और हेक्साडेसिमल का करें तो 4 डिजिट का एक पेयर बनाना है। सर पेयर कैसे, मैं अभी बात करता हूं। मैं पहले स्टेटमेंट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, आप बहुत आराम से समझना। हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है और ये पूछा है कि ये 135 के ऑक्टल के बराबर है क्या, ऑक्टल नंबर के, तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा 10, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 10 111 111 10 111 ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, तो 3 का पेयर बनाओ। ये यहाँ पे मैं एक दूसरा पेन का कलर ले लेता हूँ। ये 3 का पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया और ये एक बच गया, तो इसका भी आपको पेयर बनाना पड़ेगा एक। तो इसलिए हमने क्या, इसके आगे 2 0 लगा दिए, क्योंकि आगे 0 इनका कोई मतलब नहीं है। तो एक पेयर ये बन गया, तो ये पेयर बन गए। हमें क्या करना है, अगर हम बाइनरी से ऑक्टल की तरफ जा रहे हैं, है ना, ऑक्टेट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 0 से 7 जिसमें 8 नंबर हो, बेस वैल्यू 8 हो, तो वहां के लिए हमें पहले हर 3 का एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो बना लिया हमने। अब क्या करना है, आपको एक बात पता ही है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम बाइनरी की बात करें तो 2 की पावर 0, सिर्फ ये इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, जैसे एक इस पेयर का, सिर्फ इस पेयर का बाइनरी नंबर क्या होगा, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। और इसका फिर वही वहां, ये आगे कंटिन्यू मत करना कि आप 2 की पावर 3 से कर दो, अलग पेयर आ गया तो इसमें भी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये हो गया, ठीक है। बेसिक से मैंने नंबर लिखे हैं जो बाइनरी वाले हम लिखते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होते हैं ना,
तो आप या फिर इनके नीचे एक काम कर सकते हो, 2 की पावर 0 क्या होती है आपको पता है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। और 2 की पावर 1 क्या होती है आपको पता है, 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या है, 4 होती है। तो ये आप 4 to 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इनको सोल्व करके। अब आपको एक बात तो पता ही है, आराम से सुनना, एक बात तो आपको पता ही होती है कि जो 0 होता है वो ऊपर 0 से इंटू होगा, तो ये कट गया, ये ऑफ है, ये कट गया, है ना, ये कट गया, ये कट गया, जो 0 वाले तो कट ही जाएंगे, और ये कट गया, ये बच गए, है ना। ये 0 वाले क्योंकि ऊपर 0 से इंटू होएगा तो वो कट ही जाएगा ना, बात समझ रहे हो मेरी। तो अब देखो 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 1 को 1 से इंटू करा तो 1 हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो कट ही गया आगे वाला। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। 2 की 1 से इंटू करोगे 2 आएगा, और 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 से 1 इंटू करोगा तो 1 आएगा, 1 आ गया। तो 2 + 1, ये इनको जोड़ना है, एक वाले को जोड़, जो एक उसमें आएगा ना, एक पेयर में आएगा, उसको जोड़ना है। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 को 1 से इंटू करोगे तो 4, और ये कट ही गया। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, और इसको 1 से इंटू करोगे तो 1, तो 4 और 1 ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो 135 यानी कि 135 आ गया ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो दूसरा स्टेटमेंट फिर उल्टा किया है इसने कि आप एक काम करिए, इस ये जो ऑक्टेट नंबर है इसको आप बाइनरी में बदल के दिखाइए, यानी कि यही आएगा क्या। तो अब इसको और कर लेते हैं। जैसे आपको 71 को बदलना है बाइनरी में, और ये 71 आपको 10 में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो 71 को आप ऐसे लिख लो, 7 और 1, ठीक है, लिख लिया। अगर इसको, अब वही बात मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा था ना इसको हम 4 to 1 लिख दें, तो जैसे बाइनरी में, तो इसके नीचे मैंने 4 to 1 लिख दिया, मतलब बाइनरी में चेंज करने के लिए डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया 4 to 1, और इसके नीचे भी 4 to 1 लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार समझना, आ जाएगा समझ में। अब आपको ये देखो 7 बनाना है, ऊपर क्या बनाना है, 7। ये देखो 7 है ना, एक एक को करना है, दोनों को साथ नहीं करना। 4 to 1 क्यों लिखा उसके नीचे, क्योंकि 2 की पावर 0 से चलेंगे। ज्यादा क्यों नहीं लिखा, कि हमें दिख रहा है ऊपर 7 नंबर और 1 नंबर है, आगे अगर और बड़ी संख्या होती तो आगे 8 का भी लिखते थे, 2 की पावर 3 लिख देते, 2 की पावर 4 लिख देते, ठीक है। तो अब 7 बनाओ, तो कैसे बनेंगे, 7 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, 4 और 2 6 और 1 7, तीनों चाहिए। 4 भी चाहिएगा, 2 भी चाहिएगा, 6 1 भी चाहिएगा, 7, क्योंकि तीनों को जोड़ोगे तभी 7 बनेगा। और चाहिएगा इट मीन्स तीनों के तीनों नंबर ऑन है, तो इसके नीचे भी 1 आ गया, इसके नंबर 1 आ गया, इसके नंबर नीचे भी 1 आ गया, तीनों चाहिए आपको। अब 1 बनाना है, तो 1 में 4 का कोई यूज होगा, नहीं होगा, तो इसके नीचे 0 आ गया। 2 का नहीं सर, जोड़ना है घटाना नहीं है, ये भी नहीं। 1 ये तो यूज होगा 1 बनाने के लिए, तो ये 1 आ गया। तो क्या आ गया, 111 001, तो 111 001 ये आ गया। तो देखो यही है क्या, 111 001, ठीक है, वेरी गुड, ये भी स्टेटमेंट ठीक हो गया। तो बहुत स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और आप है ना, कैसे कोई डाउट हो तो अब हम हमारी जो प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट है अपनी www.swmg है ना .in, इस पे हम अभी फ्री लाइव सेशन भी आया करेंगे, वीक में एक दिन फ्री लाइव सेशन आया करेंगे वीक में एक दिन। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रख ले या इस वेबसाइट से, तो मैं भी इस संडे से मतलब लाइव आया करेंगे, फ्री लाइव सेशन भी हुआ करेगा वीक में एक दिन, हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कोई डाउट हो तो उसमें आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो और पूछ सकते हो, तो आप इसको भी अपना इंस्टॉल करके रखें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ा सा ना पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें पैराग्राफ के बीच में कुछ कुछ बातें छोड़ी गई है और वो फिल करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते थे ना अपने छोटी क्लासों में, वैसे ही है ये। तो ये देखो, पहले कह रहा है कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड हैज ए की मैट्रिक्स, है ना, ये ICT से है ना। अंडरनीथ द कीज व्हेन ए की इज प्रेस्ड इट प्रेस्ड ए स्विच सो दैट कंप्लीट्स ए दिस। ये कह रहा है एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी है ना कि नीचे की मैट्रिक्स होता है, जब की को दबाया जाता है तो उससे एक स्विच दबता है जो को पूरा करता है, इससे खाली स्थान प्रभावित होने लगती है।
जैसे एक बात बताओ, जब भी आप स्विच ऑन करते हो, जैसे आप लाइट ऑन करने के लिए भी स्विच ऑन करते हो, कीबोर्ड का भी स्विच ऑन, आप स्विच दबाते हो, तो वो क्या पूरा करता है? बेसिकली वो एक सर्किट पूरा कर जाता है, कि सर्किट पूरा करेगा, और जैसे ही सर्किट पूरा होगा और क्या करंट का फ्लो होगा। जैसे ही सर्किट पूरा होगा, क्योंकि आपने ऑन किया तो सर्किट पूरा हो गया वो फ्लो के लिए, तो जैसे ही पहले ए में क्या आएगा, वो सर्किट को पूरा करता है, और दूसरे में क्या आएगा, बेसिकली वो करंट का फ्लो होने लग जाएगा, विद्युत धारा का। तो पहले आएगा इसमें कि भी सर्किट को पूरा करेगा, यानी कि डी आ जाएगा, ठीक है ना, तो डी पहले आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही सर्किट पूरा होगा, किसका फ्लो होगा? ई का, यानी कि विद्युत धारा का, करंट का प्रवाह हो जाएगा। तो सबसे पहले डी भरोगे, उसके बाद ई भरोगे, तो का ऑप्शन देखो डीई, ये रहा, सेकंड में ही है, यहीं से मिल गया, डीई और किसी में नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो जैसे लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगी, गणना होगी, कैलकुलेशन होगी, यानी कि बी ऑप्शन आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी है वो आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद होएगा, जैसे ही होगा तो करेक्टर रीड वाली बात होगी, और सबसे नंबर लास्ट में क्या होगा, बाइनरी की होगी, कि अच्छा ये बाइनरी है, यानी कि इस क्योंकि बाइनरी पे काम करता है, तो ये राइट आंसर क्या आ गया इसका? DEBCA। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, DEBCA, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और एक चीज भी आप पता होती ना कि हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा होता है ना, जैसे घर में लाइट भी ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा होगा, तभी करंट का फ्लो होगा, ऐसे ही इसमें होता है, सर्किट पूरा हुआ, करंट का फ्लो होगा। ये दो बात भी आपको पता होती तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हैंडल हो सकता था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ये देखिए, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है जो HD हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, हम बात करते हैं ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं, SSD की बात करते हैं, है ना, तो ये HD से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A और C तक 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उनसे पूछा है कि हार्ड डिस्क के बारे में इनमें कौन से सही हैं, ये पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट हैज नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई चलायमान हिस्सा या मूविंग पार्ट नहीं होता। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हार्ड डिस्क में आपको पता है मैग्नेटिक हेड होता है, हम बात करते हैं, जब होता है तो वो तो मूव तो करेगा। आपने देखना कभी आवाज सुन के थोड़ी आवाज आती है, मूवेबल तो होता है वो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक हेड है तो वो घूमता है। तो ये तो गलत है कि मूविंग पार्ट नहीं है, ये तो नहीं है। इट हैज नॉन वोलेटाइल, या नॉन वोलेटाइल होता है, ये बात है, इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्योंकि परमानेंट है। तो अगर आप इसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बारे में बात करते हैं ना, जैसे रैम होती है, वो क्या होती है, वो वोलेटाइल होती है, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ हुई तो उड़ जाएगा, लेकिन इसमें हार्ड डिस्क में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन वोलेटाइल। और तीसरा कह रहा है, इट यूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू स्टोर डाटा, ये आंकड़ों के भंडारण के लिए चुंबकीय गुणों का, बिल्कुल ये मैग्नेटिक हेड होता है। तो बी और सी इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। मूविंग तो होता है, जैसे SSD में इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ब्लू रे डिस्क वगैरह में ऑप्टिक्स की बात होती है, और हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, बी और सी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन देखो, ये 2 स्टेटमेंट है, और ये भी बड़े खतरनाक स्टेटमेंट है, और इसमें भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज होने की जरूरत है। वैसे तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरनेट इज कॉमनली यूज्ड सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट वैश्विक वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है। बेसिकली यहां अगर इस स्टेटमेंट को आप पढ़ के देखो ना, तो ये कह रहा है कि इंटरनेट को छोटा बना दिया है थोड़ा। देखो बेसिकली इंटरनेट तो एक ब्रॉड है ना, वर्ल्ड वाइड वेब में तो क्या इंटरकनेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इंटरनेट वैश्विक वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है, नहीं। हम इंटरनेट का ये भाग हो सकता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि इंटरनेट एक ब्रॉड है। इंटरनेट क्या है, एक तरह से ग्लोबली जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये तो क्या है, डॉक्यूमेंट का इंटरकनेक्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। सेकंड कह रहा है HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल इज द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउज करते हैं ना, वेब ब्राउज होता है, और वेब सर्वर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। बिल्कुल सही बात है। जब क्या होता है, जब कोई वेब सर्वर और जो वेब ब्राउज करते हैं, तो वो HTTP काम करता है कि डाटा का ट्रांसफर होता है, वो प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए, और वही हैकर्स है वो हैक करते हैं चीजों को, और इसलिए अब HTTPS होने लग गया, सिक्योर है कि ये, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है,
और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो डी ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। और फर्स्ट के बारे में मैंने कुछ बातें लिख दी है, फिर भी आप अगर नोट करना चाहो तो ये आप कर भी सकते हो। ये सीधा सीधा स्पष्ट में लिखा हुआ है कि जो www क्या है, these pages and documents are interconnected by means of hyperlink that use click on for the information. The information can be different format including text, image, audio and video. The term www है ना इज नॉट सिनोनिम विद द इंटरनेट, ये सिनोनिम नहीं है इंटरनेट का, रेदर द वर्ल्ड वाइड वेब इज पार्ट ऑफ द इंटरनेट, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब शब्द इंटरनेट का पर्याय नहीं है, बल्कि यह वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का ही हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं। वहाँ इंटरनेट को थोड़ा सा इन्होंने कमजोर दिखाया, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया था, पहला गलत हो गया था। ये बात आपको समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की सुनिए। ये कह रहा है स्मार्ट होम एप्लीकेशन दैट ऑटोमेट्स द कंट्रोलिंग ऑफ लाइटिंग, टेम्परेचर, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड अप्लायंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन जो प्रकाश, तापक्रम, मनोरंजन प्रणाली और उपकरणों को स्वतः नियंत्रित करता है, इसमें ये किसका उदाहरण है? आजकल आ गया है ना कि आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हो, कहीं होते हो लाइट ऑन कर सकते हो, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल होता है। तो ये किस तरह का उदाहरण है? ये बेसिकली यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है ना। ये क्या है? ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है। इनका क्या मतलब है इसका मैं आपको बता देता हूँ, सभी चारों का ही मतलब बता देता हूँ। बेसिकली इसका आंसर जाएगा फोर्थ, है ना। ये थोड़ा आप नया कंसेप्ट सीख जाएंगे मेरे हिसाब से। इसमें क्या क्या है देखिए। सबसे पहले अगर बात करें कि तो जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग होती क्या है, इसको सर्वव्यापी कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ए कंसेप्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस वेयर कंप्यूटिंग इज मेड टू अपीयर एनी टाइम एंड एनीवेयर, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट टू डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ubiquitous computing can occur using any device in any location in any format, यानी कि ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं आप, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। ये इसको बोलते हैं हम सर्वव्यापी कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग, ठीक है। इसलिए इसका आंसर वो चला गया। अगर और इस टर्म को देखें, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग क्या है? इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का आजकल बहुत प्रचलन है, ये एक विकासवादी संगणना है। Evolutionary computing is a subfield of artificial intelligence and it is used extensively in complex optimizing problem and for continuous optimization. ये टर्म याद रखनी है। Evolutionary computation is used to solve problem that have too many variables for traditional algorithms. Basically क्या है, विकासवादी संगणन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उप क्षेत्र है। इसका उपयोग जटिल अनुकूलन समस्याओं और निरंतर अनुकूल के बड़े पैमाने पर किया जाता है। बेसिकली जो जटिल समस्या है उसको सुलझाने के लिए AI के लिए बात कर रहे हैं। और एक है नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग, जिसको शॉर्ट में NIC बोलते हैं। ये इट इज ए वेरी न्यू डिसिप्लिन दैट सर्विस that strives to develop new computing technique through observing how naturally occurring phenomena behave to solve complex problem in various environmental situations। यानी कि ये प्रकृति प्रेरित कंप्यूटिंग है। एक नई ये NIC यानी कि एक बहुत ही नई डिसिप्लिन है जो विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए स्वाभाविक रूप से होने वाली घटनाएं कैसे व्यवहार करती है, इसका हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करते हैं नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग में, ठीक है। ठीक है। और एक है बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग, जो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैव प्रेरित कंप्यूटिंग, यानी कि यहां पे बायोलॉजी का यूज करेंगे समझने के लिए। यानी कि बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग, शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग, इज ए फील्ड ऑफ स्टडी विच सीक्स टू सॉल्व कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम यूजिंग मॉडल ऑफ बायोलॉजी, जिसका संक्षिप्त रूप जैविक रूप से प्रेरित कंप्यूटिंग है। अध्ययन का एक क्षेत्र है जो जीव विज्ञान के मॉडल का उपयोग करके कंप्यूटर विज्ञान की समस्याओं को हल करना चाहता है, ठीक है। ये है, तो इसलिए इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, एम्बिगुअस कंप्यूटिंग के बारे में हमने बात की। तो ये चारों जो कंप्यूटिंग की बात की थी हमने हो चुकी होगी, है ना। देखो ये चारों आपको समझ में आई कि क्या क्या बात हमने की और क्यों इसका आंसर गया ये, ठीक है। कि ऐसे ही को स्मार्ट होम एप्लीकेशन दैट ऑटोमेट्स, ये क्वेश्चन है ना, बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं कि AI से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि काफ़ी चर्चा में है ये। तो ये कई सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, बिल्कुल कोई टेंशन तो नहीं होगी, है ना। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो अपनी ऐप है प्ले स्टोर में, दैट इज़ SWMG, या अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। तो हम यहाँ पे लाइव आने की भी फ्री लाइव सेशन भी वीक में एक दिन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस का आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंटरेक्ट कर सको और वहीं हमसे पूछ सको। तो इंटरेक्शन भी चलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है ना।
और आप कोई प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो। तो आप इसको इंस्टॉल करके रखें, जल्दी ही आने वाली है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी जो ऐप है, जो अभी हमने बात की, और जो लिंक है वेबसाइट, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पे हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 का, जिसमें 40% ऑफ के साथ जो हमारा प्राइस है वो 599 है, ठीक है ना। तो इसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी, और इसमें 10 की 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ फाइल्स होंगी, लगभग 30 के लगभग लेक्चर्स रहेंगे सब, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। तो ये 599 में है, और ये ऑफर है वो 7 नवंबर तक है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए है। और एक अभ्यास बैच भी है जिसमें 500 से 700 PYQs हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी पीडीएफ फाइल है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में रहेंगे, और वीडियो लेक्चर से आपसे क्वेश्चंस को समझाए गए हैं प्रॉपरली। ये भी 45% ऑफ के साथ है। इसका प्राइस है 935। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं लास्ट टाइम थ्योरी का भी और प्रैक्टिस दोनों का कॉम्बो पैकेज ले लेता हूं, जिसमें मेरी थ्योरी भी रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन PYQs भी, तो ये आपका 1349 में है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे जाके? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में ऐप है SWMG, इसको आप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लो, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो वहाँ नंबर दिए हुए हैं, वो व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो ऑफिशियल टाइम में। तो आप हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और ये कंसेप्ट जो भी आपने नए सीखे हैं उनको आप अपने वाइट पेज में लिखा करो, और कमेंट बॉक्स में बोला करो कि ये चीज़ें समझ में आई, ये हमें समझना है, अच्छा लगा। कुछ हमें पता लगे ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कितना आता है। क्योंकि ऑफलाइन तो हम स्टूडेंट्स को देखते रहते तो हमें पता लगता रहता है, जो स्टूडेंट बाहर है, ऑनलाइन है, तो अब कुछ इंटरेक्शन होगा और ज़्यादा, तभी हमें चीज़ों को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने चित्त को शांत रखें, आप लोग खुश रहें, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।